हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु विगत वर्ष 23 का प्रश्न देखेंगे, जो व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 25 जनवरी 2023 को पूछे गए प्रश्न है। इससे पहले हम 24 जनवरी 2023 को पूछे गए प्रश्नों का जो है विस्तृत हल देख लिया था, जो हमारे आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर आपको 2022, 2021, 2023 के सभी PYQ आपको उपलब्ध मिलेंगे। यह पेपर 2 कक्षा 6 से 8 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। आइए हम जो है प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया गया है 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को दिया गया है। क्योंकि हम जो है प्रत्येक भाग में 1 से लेकर 15 और 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को देखते आ रहे हैं, तो आज 1 से 15 तक के प्रश्न है, जिसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 1 नंबर में दिया गया है, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, यानी कौन ऐसा विकास है जो शारीरिक गति में शामिल नहीं होता। एक है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव होना, तो यह कथन सही है, क्योंकि जो है शारीरिक आकार और जो है अनुपात में बदलाव होता है जब हमारा शरीर बढ़ता है, शारीरिक विकास होता है। दूसरा है शारीरिक प्रणाली का कार्य, तो यह भी कथन हमारा सही है, क्योंकि जब हमारे शरीर का विकास होता है तो शारीरिक प्रणाली का काम जो है वह भी बढ़ता है। तीसरा है प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, यह कथन भी सही है, क्योंकि जो है हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा गतिक कौशल भी अत्यधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन 4 है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, तो कथन यह गलत है जो है, क्योंकि पूछा गया है शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, तो संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शामिल नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 4। आइए प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बच्चों के विकास का क्रम। 1 है जन्म के समय निश्चित हो जाता है। 2 है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। 3 है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। 4 है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो बच्चों में विकास का जो क्रम है वह पूरी तरह से अप्रत्याशित है, क्योंकि यह अव्यवस्थित है। यह कथन जो है सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 4। क्योंकि जो है सामान्यतः सभी बच्चों के विकास की गति जो एक समान नहीं होती है, उसमें पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाते हैं, परंतु विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। जैसे मनुष्य जाति के सभी बालकों की जो वृद्धि होती है वह सर से ही प्रारंभ होती है, जबकि विकास का चरण अलग अलग दौर में होता है। कभी किसी बच्चे का जो है हाथ पाँव बढ़ जाता है अधिक, तो किसी का छोटा रह जाता है, कोई कद से छोटा होता है, कोई जो है बड़ा होता है, जबकि शारीरिक विकास जो है अव्यवस्थित है और अलग अलग है। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। 1 है पुस्तकालय, 2 है परिवार, 3 है स्कूल, 4 है सरकार। तो समाजीकरण की प्रमुख जो संस्था वह परिवार है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 2, क्योंकि परिवार समाज की वह इकाई होती है जिसमें माता पिता जो है उनकी संतान और सगे संबंधी रहते हैं। इसीलिए बच्चा जो है समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान जो है ग्रहण करता है। प्रत्येक बच्चे का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है, और वह जैसे जैसे बड़ा होता है अपने परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी आदि के संपर्क में रहते हैं, जहाँ वह जो है प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, एक दूसरे का मदद करना, सहनशीलता आदि अनेक गुणों को सीखता है। परिवार में रहते हुए बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श को, मूल्य को, रीति रिवाज, परंपरा आदि को सीखता है। इसलिए समाजीकरण का प्रमुख संस्था जो है वह पहला परिवार होता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, इसमें दिया गया है किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क पर कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। 1 है संवेदी चालक अवस्था, 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि जो है निगमनात्मक तर्क जो है बच्चा और सामाजिक मुद्दों से सरोकार तभी हो पाते हैं जब वह अमूर्त संक्रिया करता है। क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक स्थिति में जो है बच्चा समस्याओं के समाधान हेतु जो है अपने नियम का निर्माण करता है, वह विचारों को समझ सकता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो थ्योरी दिया था उसकी प्रमुख आलोचना क्या है। एक में दिया गया है उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। 2 है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावित की। 3 है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। 4 है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 3, क्योंकि जीन पियाजे समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। जीन पियाजे का मानना था कि विचार ही सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। बच्चे विचार से ही जो है अपने आप को करके सीखते हैं, अपने विचार के माध्यम से ही बच्चे जो है वह स्वयं सीखने में सक्षम होते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 3। आइए प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है पियाजे के अनुसार इनमें कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। यानी जो कौन ऐसा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में भूमिका नहीं निभाता है। 1 है गतिविधि, 2 है अन्वेषण, 3 है भाषा, 4 है जैविक परिपक्वता। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 3। पियाजे के अनुसार जो है भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, क्योंकि पियाजे ने माना कि संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा से अलग है, स्वतंत्र है और विचार जो है भाषा को निर्धारित करता है। इन्होंने विचार को सबसे महत्वपूर्ण माना, भाषा को नहीं। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 6 का सही उत्तर होगा 3, क्योंकि इसके अनुसार जो है विचार पहले उभरता और भाषा केवल माध्यम प्रदान करती है, जिसके द्वारा बाद में अवधारणा और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो है जीन पियाजे इस विचार पर बल देता है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे बेहतर भी बनाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो दिया गया है उत्तर पारंपरिक नैतिकता के सिद्धांत, उसका जो 5वां चरण है उस 5वें चरण में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति क्या मानता है। 1 में दिया गया है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। 2 है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। 3 है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। 4 है नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 4, कि नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। क्योंकि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है वह अमेरिका के जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो 3 स्तरों यानी 3 अवस्थाओं और 6 चरणों में विभाजित किया था। पहला दिया था पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष तक चलता है। दूसरा दिया था परंपरागत नैतिक स्तर जो 10 से 13 वर्ष चलता है। और तीसरा दिया था 13 वर्ष से ऊपर। तो आइए हम प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है। 1 है हावर्ड गार्डनर, 3 दिया है जीन पियाजे, 2 दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग, 4 है लेव वाइगोत्स्की। यानी यह विचार
किसने दिया है कि बच्चे जो है सीखने के संदर्भ में सांस्कृतिक जो है संदर्भ के अनुसार उसकी सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 4 लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जो है स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देने को महत्वपूर्ण स्तर मानता है। वह मानता है कि बच्चा जो है भाषा को समाज से और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 4। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार सहायता व मार्गदर्शन उसको प्राप्त करना चाहिए, उसे जो है सहायता देना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? 1 में है अनुकूलन, 2 में है विलंबित अनुसरण, 3 में रटकर स्मरण, 4 है पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग सहारा। तो स्पष्ट दिया गया है विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, यह पाड़ का उदाहरण है जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या जो है हम 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक प्रगतिशील कक्षा में 1 है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। 2 है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। 3 है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। 4 है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो मित्रों, प्रगतिशील कक्षा में जो है सीखने और सिखाने का केंद्र सिर्फ परीक्षा नहीं होता है, जबकि बच्चों के अवधारणाओं का विकास करना होता है और पाठ्य पुस्तक पर ही एकमात्र जो है आप केंद्रित रहकर उसे शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए यह कथन भी गलत है। और शिक्षक जो है सभी सीखने सिखाने का केंद्र नहीं होता है, आपको केंद्र में बच्चे को रखना है। इसलिए जो है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 1। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाते हैं, अपनी अभिरुचि के अनुसार वो कार्य करते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 1। इसमें जो है प्रगतिशील कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि जो है कोई भी बच्चा पीछे न रहे। इसके अंतर्गत जो है हम खेल विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि करके बच्चों को आदि क्रियाकलाप विधियों के द्वारा हम उसे अधिगम दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जिसमें दिया गया है डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। यानी कौन ऐसा जो है व्यक्ति है जो स्वर को, लय को और ताल को समझने में जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1 है तर्क गणितीय बुद्धि, 2 है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, 3 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 4 है संगीतमय बुद्धि। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 4, क्योंकि संगीतमय बुद्धि वाले व्यक्ति स्वरों, लय, ताल को जो है आसानी से समझ सकता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वह संबंध, आत्मबोधन, पहचान करना, स्व की भावना एवं कौशल आदि को वह क्षमता को विकसित करता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 12 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा 1 है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, यानी भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। 2 है भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। 3 है भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। 4 है भाषा संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। तो भाषा जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा जो है संस्कृतियों और समुदायों से भिन्न होती है, अलग होती है, इसलिए सोच, संज्ञानात्मक विकास की अनुभूति भी भिन्न होती है। इसलिए भाषा न केवल दूसरों के साथ सिर्फ बातचीत के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में भी एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू को निभाता है। इसलिए भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का 2। प्रश्न संख्या 13 है कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न है। मित्रों, कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न जो है हम इसके जो है कई भाग लेकर आएंगे, जो आजकल जो अधिकांशतः हर परीक्षाओं में
खासकर सीटेट के परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसके लिए अलग से एक क्लास लाएंगे, आप लोग अवश्य जुड़िए और उसे देखिए। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कारण दिया गया आर, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। तो कथन ए जो है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मीडिया में जो है चल रहा जेंडर रूढ़िवादिता का चित्रण जो है उसको हम आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। क्योंकि मीडिया में जो है कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष को अक्सर उछाला जाता है, इसलिए छात्रों को चाहिए कि उस विषय को जो है आलोचनात्मक तौर पर देखें और शिक्षक इसे सहारा दे। और कारण आर दिया गया है कि मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है, तो यह कथन भी सही है, लेकिन जो है दोनों के बीच अन्योन्य संबंध जो है नहीं है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या जो है हम 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एक में आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। 2 है आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। 3 है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। 4 है मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 2, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। यानी कि यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है। इसलिए क्योंकि पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 2। जबकि आकलन से जो है बच्चों की तैयारी परखने में हमें मदद मिलती है कि बच्चे किस स्तर तक तैयार हो चुके हैं। और मूल्यांकन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। सिर्फ आप एक तरीके से बच्चे को मानकीकृत करके लेबल लगा के आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन भी शामिल होना चाहिए कि छात्र जो है वह स्वमूल्यांकन अपने आप से भी जो है सवाल जवाब करके अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद जो है 16 से 30 तक प्रश्नों को अगले भाग में हम देखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, जिसमें दिया गया आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। 1 है आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। 2 है आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। 3 है आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। 4 है सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 3, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्योंकि जब हम छात्रों का आकलन करते हैं तो यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है, जो ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही है। यानी एक शिक्षक जो अधिगम कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वह उसमें कितना सफल हो पा रहा है तथा अधिगम प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा किस हद तक हुई है। बालकों की अभिवृत्ति, क्षमता, योग्यता और ज्ञान के स्तर का पता चलता है। मित्रों, आप आदर्श अकादमी के इस YouTube चैनल पर अवश्य जुड़ें, जहां हर टॉपिक वाइज प्रश्नों को जो है हम हल करके अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे इस चैनल पर अवश्य जुड़ें और उसे देखें। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।